नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलेंगे जो दिल को छू भी जाती है और सोचने पे मजबूर भी करती है। कहानी का नाम है बेटों वाली विधवा। हाँ, और हमारे पास इस कहानी के कुछ अंश हैं। ये एक माँ फूलमती के जीवन में आए मतलब एक तरह के भूचाल को दिखाते हैं। बिल्कुल, खासकर उसके पति पंडित अयोध्यानाथ उनके देहांत के बाद कैसे उसके अपने ही बेटे उसके सम्मान और अधिकार के लिए एक चुनौती बन जाते हैं। ये देखना मतलब काफी दुखद है। हाँ, और देखिए, कहानी की शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य सा लगता है। पंडित जी चले गए, पीछे रह गई फूलमती, उनके 4 बेटे कामतानाथ, उमानाथ, दयानाथ, सीतानाथ। सब शादीशुदा हैं और देखने में तो बड़े सुशील लगते हैं। और एक बेटी भी है, कुमुद, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। हाँ, और आर्थिक रूप से भी परिवार आप देखें तो काफी संपन्न है। अपना पक्का घर है, बाग बगीचे हैं, अच्छे खासे गहने भी हैं और करीब 20,000 की नकदी भी है। बिल्कुल। तो ऊपरी तौर पर देखें तो मतलब पति के जाने का गम तो है, लेकिन फूलमती को अपने बेटों और बहुओं से एक सहारा सा दिखता है। एक सुरक्षा का एहसास होता है। हाँ, घर की मालिक तो वही है। 40 साल से, आप सोचिए, 40 साल से उसका हुक्म चलता आया है। चाबियां भले ही बड़ी बहू के पास हों, पर घर का पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। बिल्कुल, पूरी सत्ता उसी के हाथ में है। लेकिन यहीं से कहानी का रुख बदलता है। सही कहा। ये जो स्थापित सत्ता है, माँ का जो एक छत्र राज है ना, अब उस पर पहली चोट लगने वाली है। और ये चोट वहीं से आती है जहां से उसे शायद उम्मीद भी नहीं थी उसके अपने बेटों से। हाँ, होता क्या है कि पंडित जी की 13वीं की तैयारियां चल रही हैं। फूलमती अपनी कोठरी से देख रही है कि भाई सामान आ रहा है, आटा, घी, ये सब, लेकिन उसे कुछ खटकता है। कुछ गड़बड़ लगती है। हाँ, हिसाब गड़बड़ लगता है। उसने तो 5 बोरी आटा मंगवाया था, 10 कनस्तर घी मंगवाया था, पर आया है सिर्फ 3 बोरी आटा और 5 कनस्तर घी। ये कैसे हुआ? और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, उससे पूछा तक नहीं गया। यही है वो पहला क्षण। 40 साल में पहली बार घर के किसी इतने अहम फैसले में उसकी राय या कहें कि अनुमति नहीं ली गई। ये सिर्फ सामान कमाने की बात नहीं है। नहीं, ये उसके अधिकार क्षेत्र में सीधी घुसपैठ है। बिल्कुल, और जब वो इस बारे में पूछने जाती है तो क्या होता है? वो सीधे बड़े बेटे कामतानाथ के पास जाती है। थोड़े गुस्से में ही पूछती है, भाई मैंने तो 5 बोरों के लिए कहा था, तुम 3 ही लाए। घी भी 10 कनस्तर कहा था, 5 ही क्यों? और कामतानाथ का जवाब सुनिए, मतलब न कोई माफी है न कोई झिझक, सीधा सपाट जवाब। हाँ, वो कहता है, हम लोगों की सलाह 3 ही बोरों की हुई और 3 बोरे के लिए 5 टिन घी काफी था। इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई हैं। और जब फूलमती पूछती है कि किसकी सलाह से, तो कहता है, हम लोगों की राय से। और फिर वो वाक्य जो शायद फूलमती को मतलब तीर की तरह चुभा होगा, अपना हानि लाभ तो हम समझते हैं। अपना हानि लाभ, ये शब्द, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बेटा पहली बार घर के मामलों को अपना कह रहा है। माँ के अधिकार को वो सीधे सीधे चुनौती दे रहा है। हाँ, ये सिर्फ पैसों की बचत का मामला नहीं रहा अब। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सत्ता के हस्तांतरण की एक तरह से अनकही घोषणा है। फूलमती के लिए ये एक सदमे जैसा है कि उसका इतने सालों का राज वो कैसे अचानक सवालों के घेरे में आ गया। और इस एक घटना के बाद तो जैसे चीजें तेजी से बदलती हैं। फूलमती साफ महसूस करने लगती है कि घर में उसकी जगह, उसकी हैसियत वो पहले वाली नहीं रही। उसे एहसास होने लगता है। हाँ, 13वीं का बाकी सामान आता है, लेकिन उसकी नजर से गुजारे बिना ही सीधे भंडार में रख दिया जाता है। रिश्तेदार भी अब सलाह मशवरे के लिए बेटों या फिर बड़ी बहू के पास जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसे धीरे धीरे मतलब साइडलाइन किया जा रहा है। इसे ही कहते हैं अधिकार का धीरे धीरे खत्म होना। सत्ता का क्षरण। उसे जानबूझकर घर के प्रबंधन से, घर के फैसलों से दूर किया जा रहा है। वो जो घर की केंद्र बिंदु थी, अब उसे परिधि पर धकेला जा रहा है। और अपमान की इंतहा तो तब होती है जब वो देखती है कि बड़ी बहू बिना उसे पूछे तिजोरी खोलकर पैसे निकाल रही है सामान के दाम चुकाने के लिए। बिना पूछे। हाँ, और जब फूलमती उसे टोकती है तो बहू का जवाब और भी चौंकाने वाला है। वो कहती है, बाजार से सामान आया है तो दाम न दिया जाएगा, जाकर मर्दों से पूछो। मुझे हुक्म मिला, रुपए लाकर दे दो, रुपए लिए जाती हूँ। अरे बाप रे, ये संवाद तो घर में शक्ति संतुलन के मतलब पूरी तरह बदल जाने का सबूत है। बहू का लहजा देखिए, मर्दों से पूछो कहना, ये सब साफ दिखा रहा है कि अब फैसले कौन ले रहा है। बिल्कुल। फूलमती अपमानित महसूस करती है, पर घर में मेहमान हैं, इतने सारे लोग हैं,
तो वो हंगामा नहीं करना चाहती, खून का घूंट पीकर रह जाती है। लेकिन मनी मन सोचती जरूर है, मेहमान चले जाएं फिर देखूंगी इन सबको। एक तरह का गुस्सा है अंदर। बिल्कुल, हाँ, एक गुस्सा है, एक अपमान का भाव है, मगर शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। 13वीं के भोज वाले दिन जो होता है, वो तो घर की इज्जत को और मिट्टी में मिला देता है। क्या होता है उस दिन? भोज शुरू होता है, लेकिन इंतजाम, आप कहिए, बिल्कुल नाकाफी। आंगन छोटा है, मेहमान ज्यादा, लोग बुरी तरह ठूंसे हुए हैं, हिलने तक की जगह नहीं है। अच्छा, मतलब अव्यवस्था फैल गई। पूरी तरह। यहां अनुभव की कमी और शायद अहंकार का नतीजा साफ दिखता है। बेटों ने जिम्मेदारी तो ले ली, पर उसे निभाने की काबिलियत या शायद नियति नहीं थी। सही कहा। फिर पता चलता है पुड़िया ठंडी हैं, लोग गरम मांग रहे हैं। फिर शोर उठता है, अरे तरकारी में नमक ही नहीं है। भागा दौड़ी में नमक डाला जाता है। ओहो। इतने में प्यास से बेहाल मेहमान चिल्लाते हैं, भाई पानी तो बर्फ की तरह ठंडा होना चाहिए, ये तो गर्म है। और पता चलता है बर्फ का इंतजाम ही नहीं हुआ। ये छोटी छोटी चीजें लग सकती हैं, पर ऐसे मौकों पर यही छोटी चीजें बड़े अपमान का कारण बन जाती हैं। ये दिखाता है कि बेटों ने सिर्फ माँ के अधिकार को चुनौती ही नहीं दी, बल्कि उनकी जगह लेने में वो पूरी तरह मतलब अयोग्य भी साबित हुए। और फिर जो होता है वो तो सारी हदों को पार कर जाता है। किसी मेहमान की थाली में शोरबे में एक मरी हुई चूहिया निकल आती है। क्या? चूहिया? अरे नहीं। हाँ, बस इसके बाद तो पंगत उठ जाती है। लोग खाना छोड़कर खड़े हो जाते हैं। पंडित अयोध्यानाथ के घर की अब सोचिए कितनी भारी बदनामी होती है। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। ये सिर्फ खराब प्रबंधन नहीं, ये तो सार्वजनिक अपमान है। ये इस बात का प्रतीक है कि जब अनुभव को दरकिनार कर सिर्फ अधिकार जताया जाता है तो नतीजा कितना विनाशकारी हो सकता है। ये फूलमती के इतने सालों के कुशल प्रबंधन का एकदम उल्टा दृश्य है। फूलमती का गुस्सा तो 7वें आसमान पर है। वो बेटों को कोसती है, मुंह में कालिख लगी कि नहीं, डूब मरो कहीं जाकर। स्वाभाविक है गुस्सा। लेकिन कामतानाथ का जवाब देखिए, कितनी बेशर्मी और लापरवाही भरा है। अच्छा अब चुप रहो माँ, भूल हुई, हाँ बड़ी भयंकर भूल हुई, लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी? मतलब कोई पछतावा नहीं, कोई शर्म नहीं? बिल्कुल नहीं। ये तो संवेदनहीनता की हद है। अपनी नाकामी को स्वीकारने के बजाय उसे हल्का करने की कोशिश। ये दिखाता है कि बेटों के मन में अब माँ के सम्मान या घर की इज्जत से ज्यादा शायद अपनी सत्ता बचाने की फिक्र है। और ये स्वार्थ, ये उसी रात और खुलकर सामने आता है जब चारों भाई और बड़ी बहू एक बंद कमरे में कुमुद की शादी की बात करते हैं। यहाँ पता चलता है कि असल मुद्दा क्या है। अच्छा, क्या बात होती है? कामतानाथ पिता के तय किए रिश्ते, यानी पंडित मुरारीलाल के बेटे से जो रिश्ता तय था, हाँ, और 5000 के दहेज को सिरे से खारिज कर देता है। खारिज कर देता है? पिता का वचन? और कारण क्या बताता है? कहता है कि मुरारीलाल लालची हैं, अपनी विद्या और खानदान को पैसों पर बेच रहे हैं, इसलिए वो नीच हैं। कहता है दादा की बात दादा के साथ गई, ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुद का विवाह सैंत में भी न करेंगे। अरे! लेकिन असलियत कुछ और है। वो हिसाब लगाता है कि पिता जो 20,000 नकद छोड़ गए हैं वो चारों भाइयों में बराबर बंटने चाहिए, यानी हर भाई को 5,000। अच्छा, पैसों का खेल है ये तो। हाँ, अगर शादी में 5,000 दहेज दिया और मान लीजिए 5,000 खर्च में चले गए, तो भाइयों के हाथ क्या आएगा? 0। तो यहीं उनका दोहरापन साफ झलकता है। वे मुरारीलाल को लालची कह रहे हैं, जबकि असल में खुद पैसों के लालच में बहन के भविष्य और पिता के वचन दोनों को ताक पर रख रहे हैं। बिल्कुल। विरासत जो परिवार की सामूहिक धरोहर होनी चाहिए थी, उसे वे अपनी व्यक्तिगत संपत्ति मानकर बंटवारा करने में लगे हैं। और बाकी भाई, वो क्या कहते हैं? उमानाथ को अपना दवाखाना खोलना है, उसे 5,000 चाहिए। दयानाथ को प्रेस शुरू करना है, उसके लिए 10,000 का कैपिटल चाहिए, जिसमें 5,000 उसका हिस्सा बनता है। दोनों भाई साफ कहते हैं कि बहन की शादी के लिए वो अपने हिस्से से 1 पैसा नहीं देंगे। अविश्वसनीय। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं पारिवारिक जिम्मेदारियों पर हावी हो गई हैं। बहन की शादी, जो घर की इज्जत का सवाल भी है, उनकी अपनी योजनाओं के सामने बहुत छोटी नजर आ रही है। लेकिन 1 मिनट, यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। सबसे छोटा भाई सीतानाथ, वो कुछ अलग सोचता है। अच्छा, क्या सोचता है वो? वो कहता है कि जब तक वो खुद कमाने लायक नहीं हो जाता, शादी नहीं करेगा, और वो तैयार है अपने हिस्से के 5,000 रुपए कुमुद की शादी में देने के लिए। अरे वाह, चला, कुछ तो उम्मीद है। हाँ, वो ये भी कहता है कि मुरारीलाल से बात करके दहेज कम करने की कोशिश करनी चाहिए।
ये सुनकर थोड़ी उम्मीद बनती है। हाँ, एक भाई तो है जो अभी भी परिवार और बहन के बारे में सोच रहा है, त्याग करने को तैयार है। लेकिन क्या उसकी आवाज सुनी जाएगी? बड़े भाई क्या कहते हैं? नहीं, कामतानाथ बहुत चालाकी से उसकी बात को काट देता है। वो भविष्य के अनजाने डर दिखाता है। कहता है, कल को इसे विलायत जाना पड़ गया तो? सरकारी वजीफा मिला तो सफर खर्च कहाँ से आएगा? 5,000 तो यूं ही लग जाएंगे। तब किसके आगे हाथ फैलाएगा? ओ, मतलब उसे डरा रहा है। हाँ, वो सीतानाथ के त्याग को अव्यावहारिक बताकर उसे भी चुप करा देता है। ये तो बहुत सोची समझी चाल है। सीतानाथ के बलिदान को स्वीकार करने के बजाय उसे भविष्य के काल्पनिक खतरों से डराया जा रहा है, ताकि वो भी अपने हिस्से के पैसे ना दे और सारा पैसा भाइयों के कब्जे में रहे। लक्ष्य एकदम साफ है, विरासत पर पूरा नियंत्रण रखना। और बहन की शादी कम से कम खर्चे में निपटाना। इसीलिए वो पंडित दीनदयाल जैसे कम खर्च वाले रिश्ते की बात कर रहे हैं। समझ गए। लेकिन भाइयों का लालच यही नहीं रुकता होगा शायद। बिल्कुल नहीं रुकता। उमानाथ को एक और चिंता सताने लगती है। माँ के पास जो गहने हैं, करीब 10,000 के, कहीं वो सारे कुमत को न दे दें। इतनी बड़ी रकम हाथ से कैसे जाने दे? तो अब गहनों पर नजर है। अब एक नई साजिश रची जाती है। इस बार निशाना है माँ की ममता, उसका वात्सल्य। हाँ बिल्कुल। दयानाथ और उमानाथ मिलकर एक योजना बनाते हैं। क्या योजना बनाते हैं वो? वे रात में बड़े परेशान से बनकर माँ के पास जाते हैं। कहानी गढ़ते हैं कि दयानाथ ने अखबार में सरकार के खिलाफ कुछ लिख दिया है और अब सरकार ने 5,000 की जमानत मांगी है। अच्छा। हाँ, और अगर कल सुबह तक जमा नहीं हुई तो गिरफ्तारी पक्की है और 10 साल की सजा हो सकती है। वो ये भी जताते हैं कि बड़े भाई कामतानाथ ने मदद करने से इनकार कर दिया है। ये तो माँ के दिल पर सीधा वार है। बेटे की सलामती का डर पैदा करके उसे भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश। वो जानते हैं कि माँ अपने बेटे को जेल जाते नहीं देख पाएगी, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। और हुआ भी यही। फूलमती एकदम घबरा जाती है। वो तुरंत कहती है, मेरे जीते जी तुम्हें कौन गिरफ्तार कर सकता है? मेरे गहने ले जाओ, गिरवी रख दो। जब तुम ही नहीं रहोगे तो मैं इन गहनों का क्या करूंगी? और बेटे देखिए कैसे अनिच्छा और मजबूरी का नाटक करते हैं। दयानाथ कहता है, नहीं अम्मा, मैं तुम्हारे गहने लेकर अपनी जान नहीं बचाऊंगा, चाहे जेल ही हो जाए। हाँ, ये सब माँ को और पिघलाने के लिए, ताकि उसे लगे कि बेटे कितने स्वाभिमानी हैं और वो खुद उन पर दबाव डाल रही है गहने लेने के लिए। बिल्कुल। और आखिरकार जैसे माँ पर कोई बड़ा एहसान कर रहे हों, वो गहनों की पिटारी लेकर चले जाते हैं। फूलमती उन्हें जाते हुए देखती है, शायद मन में एक संतोष के साथ कि उसने बेटों के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, अपना कर्तव्य पूरा किया। ये माँ की ममता का सबसे क्रूर शोषण है। उसके प्यार, उसके डर का इस्तेमाल करके उसे लूटा जा रहा है। और विडंबना देखिए, इस छलावे में भी फूलमती को एक अजीब सा संतोष और अधिकार का अनुभव होता है। उसे लगता है कि इस त्याग से उसने अपना खोया हुआ मान वापस पा लिया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। कहानी में वो पंक्ति है ना, त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है। ये कितनी मार्मिक है इस संदर्भ में। बहुत मार्मिक। गहने हाथ लगने के बाद कुछ समय तक बेटे माँ के साथ थोड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं, सलाह लेने का नाटक करते हैं। दिखावा। हाँ, जैसे बाग बेचने की बात आती है तो ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं कि फूलमती उनकी बातों में आ जाती है और मान जाती है। ये दिखाता है कि वे अब माँ की भावनाओं से खेलना सीख गए हैं। मीठा बोलकर, शिष्टाचार का दिखावा करके अपना मतलब निकालना। माँ शायद इस थोड़े से सम्मान से ही खुश हो जाती है, ये नहीं समझ पाती कि ये भी एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन कुमुद की शादी का मुद्दा वो जस का तस है। माँ अब भी पिता के वचन यानी पंडित मुरारी लाल पर अड़ी हैं और बेटे कम खर्च वाले पंडित दीनदयाल पर। टकराव तो होना ही था इस पर। हाँ, एक दिन इसी बात पर फिर बहस तेज हो जाती है। अब माँ क्या कहती है? फूलमती अब अपना आखिरी दांव चलती है। वो तर्क देती है, भाई माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हक होता है। 20,000 नकद हैं, क्या उसमें से 5,000 भी कुमुद का हिस्सा नहीं है? वो जायदाद का भी हिसाब देती है। 16,000 का बाग है, 25,000 का मकान है, क्या बेटी का इसमें कोई हक नहीं? ये एक माँ की अपनी बेटी के अधिकार के लिए आखिरी भावनात्मक और तार्किक लड़ाई है। वो संपत्ति में बेटी का कानूनी और नैतिक हक जता रही है। लेकिन कामतानाथ का जवाब सुनिए। बहुत विनम्रता से लेकिन उतनी ही मजबूती से वो कहता है, अम्मा, हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं। क्या? हाँ, कहता है, दादा जीवित थे तब और बात थी, लेकिन उनके जाने के बाद शास्त्रों के अनुसार बेटी का हक नहीं रहता। अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी। जो काम 1,000 में हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च नहीं कर सकते।
और यहाँ आकर पर्दा पूरी तरह गिर जाता है। ये संवाद साफ कर देता है कि बेटों का नियंत्रण अब पूरी तरह स्थापित हो चुका है। वे माँ के तर्कों, भावनाओं, अधिकारों, यहाँ तक कि सामाजिक न्याय की दुहाई को भी पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हैं। आर्थिक फैसलों पर उनका पूरा कब्जा है और माँ की आवाज अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। पिता के मरने के बाद बेटी का कोई हक नहीं, ये कहकर वे सामाजिक नियमों की आड़ लेकर अपने लालच को सही ठहरा रहे हैं। कितना दुखद है ये। तो ये थी कहानी फूलमती की, एक सम्मानित, अधिकार संपन्न माँ की, जो पति की मृत्यु के बाद अपने ही बेटों के हाथों धीरे धीरे अपना सब कुछ खो देती है। अपना मान, अपना अधिकार, अपनी संपत्ति और शायद अपना विश्वास भी। ये कहानी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है। नहीं। ये दिखाती है कि कैसे लालच पारंपरिक मूल्यों और रिश्तों को अंदर से खोखला कर सकता है। बिल्कुल, ये माता पिता के निस्वार्थ प्रेम और त्याग की एक बहुत ही दुखद तस्वीर है, और साथ ही ये भी दिखाती है कि कैसे कर्तव्य और जिम्मेदारी का दिखावा करके स्वार्थ साधा जा सकता है। हाँ, बेटों का व्यवहार समाज में मौजूद तनावों को उजागर करता है। विरासत का बंटवारा, बदलती पारिवारिक गतिकी और नैतिक जिम्मेदारियों का पतन। ये कहानी सुनकर मन में कई सवाल उठते हैं। ये सिर्फ फूलमती की कहानी नहीं, ये शायद हमारे आसपास मौजूद कई अनकही कहानियों का प्रतिबिंब है, जहाँ विरासत, लिंग भेद और कर्तव्य बनाम स्वार्थ का संघर्ष लगातार चलता रहता है। हाँ, और ये कहानी ये भी दर्शाती है कि कैसे आर्थिक सुरक्षा या कहें कि लालच की चाह पारंपरिक रिश्तों और नैतिक जिम्मेदारियों पर भारी पड़ सकती है। बेटों ने माँ के अनुभव और अधिकार को नकारा, जिसका नतीजा सिर्फ रिश्तों में कड़वाहट और घर की बदनामी के रूप में सामने आया। उन्होंने सत्ता तो हासिल कर ली, पर सम्मान खो दिया। कहानी के इस बिंदु पर फूलमती लगभग अपना सब कुछ हार चुकी है। अपने बेटों के भलाई की झूठी उम्मीद में एक तरह से छली जा चुकी है। लेकिन क्या ये कहानी का अंत है? यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए सोचने को। फूलमती ने अपना सब कुछ त्याग दिया है, गहने जा चुके हैं, अधिकार छिन चुका है, पर क्या बेटों का लालच यहीं रुक जाएगा? क्या वे अपनी बहन कुमुद के भविष्य से और खिलवाड़ नहीं करेंगे? क्या फूलमती की बची खुची इज्जत और शांति भी छीन ली जाएगी? ये सोचने वाली बात है कि अधिकार और स्नेह के इस दर्दनाक टकराव का अंतिम परिणाम क्या होता है, और क्या त्याग हमेशा सही जगह पहुंचता है या अक्सर उसका शोषण ही होता है।